वेलकम बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर और इसके इमीडिएटली बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3D और वेक्टर 12th स्टैंडर्ड में CBSE के हिसाब से काफ़ी इजी टॉपिक है और इतने क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो पैटर्न के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन ही आते हैं और डेटा बस चेंज होता है ना। कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल स्क्यू लाइन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा या प्लेन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस, मतलब प्री डिफाइंड पैटर्न है क्वेश्चन के। तो सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग अपने आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और फिर CBSE में हम लोग इस टॉपिक में से ट्राई करेंगे कि 100% स्कोर कर सकें। मेरे इस लेक्चर को समझने के लिए कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है। आप ज़ीरो से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मैं बिल्कुल फंडामेंटल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए आपको CBSE के लेवल में जो बिल्कुल डिफ़िकल्ट समझे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक लेके जाऊँगा आपको। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है कि मेरा लेक्चर देखने से पहले आपको कुछ आना ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होंगी, जिस पॉइंट पर जो चीज़ लगेगा मुझे कि शायद बच्चों को नहीं आती होगी, मैं वहाँ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, ठीक है बच्चों। तो आपको बिल्कुल भी पहले से कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान से जितना भी लेंथ का लेक्चर होगा मैं ट्राई करूँगा बहुत ही ब्रीफ लेक्चर बने, ठीक है। टू दी पॉइंट हम बात करेंगे। आप इस लेक्चर को पूरा देखिए। एक सेटिंग में नहीं देख सकते हैं तो एक से ज़्यादा सेटिंग लगाइए, कोई बात नहीं है। और जो क्वेश्चंस में इसके बाद एक दूसरा लेक्चर वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि हम इसमें क्वेश्चन नहीं कराएंगे, क्वेश्चंस इस लेक्चर में भी होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू हम कोई भी जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसको एक एग्जांपल से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन होंगे, लिमिटेड। लेकिन इसके बाद जो हम लोग वीडियो डालेंगे उसमें पिछले 10 ईयर्स के CBSE में आए हुए लगभग सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो हम बताते हुए चलेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसके आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो वीडियो अलग से होगा बच्चों, जिसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये वीडियो आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेके बहुत कम टाइम में पूरे वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करा देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बच्चों व्हाट इज़ अ वेक्टर, है ना। वेक्टर होता क्या है। वैसे आप लोग 12th के हो, 11th में आप लोगों ने कुछ तो देखा ही होगा वेक्टर में। फिजिक्स में काफ़ी वेक्टर यूज होता है, बट फिर भी बताते हैं। चलिए वेक्टर क्या होता है। मान लीजिए एक लाइन है, ठीक है। लाइन क्या होती है। लाइन इज सच ए कंस्ट्रक्शन जो दोनों साइड, है ना, दोनों साइड इनफाइनाइटली दूर तक जाती है, लाइन कहलाती है, ठीक है। यदि मैं इसको रोक दूं, कहूँ यहीं तक है, और इस पॉइंट को बोल दूं B और इधर बोल दूं A, तो जो AB है, AB है ना, एक फिक्स्ड लेंथ हो गई अब ये, है ना। ये लेंथ फिक्स कर दी मैंने, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, बिकॉज दिस इज अ सेगमेंट ऑफ अ इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग लाइन। दोनों तरफ इनफाइनाइट जा रही है लाइन, उस लाइन का एक सेगमेंट है AB, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है जी। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइन सेगमेंट में जैसे मान लीजिए इस टुकड़े को मैं निकाल के यहाँ ले आऊँ, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B है। मैंने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट को निकाल के यहाँ ले आया। कुछ नहीं, सिंपल। लाइन सेगमेंट समझ में आ गया, कुछ नहीं है, सिंपल। दोनों ओर से कन्फाइंड होता है, एक फिक्स लेंथ हो गई तो लाइन सेगमेंट हो गया। अब इस लाइन सेगमेंट में दो डायरेक्शन हो सकती हैं। एक A से B की तरफ चल सकता है आदमी, है ना। आप A से B की तरफ एक डायरेक्शन हो गई और दूसरी डायरेक्शन होगी B से A की तरफ, दो डायरेक्शन होंगी, ठीक है। यानी एक लाइन सेगमेंट दो डायरेक्शन दिखाता है, A से B या B से A। कोई दिक्कत नहीं। मान लो आप A पर खड़े हो तो B की तरफ जा सकते हो, या B पर खड़े हो तो A की तरफ जा सकते हो। अब यदि मैं इसमें एक काम करूँ, एक एरो बना दूँ, एरो का हेड, है ना। एरो तो ये पूरा कहलाएगा ना। एरो क्या होता है, एरो बो और एरो होता है ना चलाने वाले, तो एक एरो की तरह हो गया। तो एरो का ये हेड है ना, हेड है एरो का। तो ये एरो का हेड जो है ना, एक पॉइंट की तरह एक डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है।
क्या डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है ये? ए से बी की तरफ, ठीक है जी। तो एक लाइन सेगमेंट जिसमें एक डायरेक्शन भी हो, ठीक है जी, इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर। तो वेक्टर क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट विद क्लियरली डिफाइंड डायरेक्शन। लाइन सेगमेंट में तो डायरेक्शन होती नहीं है, दोनों तरफ कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, लेकिन यदि हम एक डायरेक्शन में एरो लगा दें तो ये बन जाता है वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में क्या हो गया, जैसे कि लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स है तो वेक्टर की भी एक लेंथ होती है, ठीक है जी। पॉइंट ए को क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट, है ना, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं इसको बच्चों। इनिशियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माना जाता है कि ये ए से चल के बी तक जा रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन दे दी ना ए से बी पे जाने वाली, तो ए हो गया इनिशियल पॉइंट और बी क्या हो गया? ये हो गया टर्मिनल पॉइंट। यहाँ पर आके हमारी जर्नी टर्मिनेट हो गई, ए से हम चलना शुरू किए और बी पर आके टर्मिनेट हो गए। तो ए से बी की तरफ जर्नी हो रही है तो बी कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट, पॉइंट बोल देते हैं बच्चों उसको, टर्मिनल पॉइंट, और ये कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, ठीक है जी। ये बात हो गई। तो बच्चों अभी हमने समझ लिया कि एक वेक्टर क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट विद अ हेड। हेड थोड़ा सा क्लमजी है, जैसे इसको मान लीजिए ये, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ना, ये पॉइंट ए और ये टर्मिनल पॉइंट बी, ठीक है जी। तो ये एक वेक्टर हो गया। वेक्टर क्या होता है? दिस इज नॉट द ऑफिशियल डेफिनेशन, ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसमें हमने एक हेड लगा दिया एरो जैसा, तो ये बन गया वेक्टर, ठीक है जी। और वैसे वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है जो आपकी बुक में दी हुई है सीबीएसई की? अ वेक्टर इज अ क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड विच फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये होती है ऑफिशियल डेफिनेशन, ठीक है। हमें डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है अभी, हमें सिर्फ समझ में आना चाहिए कि होता क्या है वेक्टर, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए इसको। तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और बी पर मैंने एरो लगा दिया तो बन गया ए बी वेक्टर, ठीक है जी। इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? ए से बी की तरफ। ए को बोल दिया इनिशियल पॉइंट और बी को बोल दिया टर्मिनल पॉइंट, ठीक है जी। तो अभी क्या करते हैं, इस वेक्टर को मैं एक नाम भी दे सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने इसको बोल दिया आर, और ये जो साइन बनाया मैंने ऊपर, इसको बोलते हैं वेक्टर का साइन। मैंने आर लिखा, आर क्या दे दिया? इसको नाम दे दिया, नामकरण कर दिया इस वेक्टर का। ए बी इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट थे और इसको नाम मिल गया स्मॉल आर। और ऊपर मैंने जो छोटा सा तीर बनाया ना एरो जैसा, ये वेक्टर डिनोट करने का तरीका होता है। जब भी किसी वेक्टर का नाम आएगा तो उसके ऊपर छोटा सा एरो बना हुआ आएगा। आपने कई बार देखा भी होगा फिजिक्स की 11th क्लास की बुक में कि कोई भी ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जब डिस्क्राइब करता है, लिखने में आता है जब क्वेश्चन सॉल्व करते समय या अदरवाइज, तो उसके ऊपर छोटा सा एरो होता है। तो ये एरो जो है बच्चों, ये एरो ना क्या इंडिकेट करता है? ये वाला एरो ये इंडिकेट करता है कि जो क्वांटिटी नीचे लिखी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यदि ये एरो नहीं आएगा तो ये सेम क्वांटिटी क्या इंडिकेट करेगी? ये इंडिकेट करेगी इसी वेक्टर की लेंथ। मतलब कहने का क्या हो गया कि लेंथ ए बी जो है, ये लेंथ ए बी है, इसको मैं क्या मान लीजिए इसकी लेंथ ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। चलिए मान लीजिए इसकी लेंथ है एल, ठीक है जी, ये एल लेंथ का वेक्टर है। तो इसको भी हटा देता हूँ मैं एक बार। तो एल जो है वो लेंथ है और इट इज़ गिवन बाय आर, ठीक है। और उसी को हम क्या लिख सकते हैं जो आर वेक्टर है, जो कि नाम है इसका, और ये पहचान है कि ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। जब भी हम किसी वेक्टर को लिखकर और उसके आगे पीछे मॉड्यूलस का साइन लगाते हैं ना, ये साइन मॉड्यूलस का होता है। आपने सुना होगा ना, देखो मॉड ऑफ -5, आपको मालूम होगा ये होता है 5, और मॉड ऑफ 5 क्या होगा? 5 ही होगा, ठीक है। तो मॉड क्या करता है? जो भी मॉड के अंदर वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू देता है, यानी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव नहीं देता, ठीक है। एक तो ये मतलब होता है मॉड का कि पॉजिटिव वैल्यू देता है। दूसरा मॉड का मतलब वेक्टर के फील्ड में क्या रहता है कि वेक्टर आपको लेंथ देता है, और लेंथ तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, या तो 0 होगी
या कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव लेंथ तो एग्जिस्ट नहीं करेगी ना। आप नहीं कह सकते ना कि आपकी हाइट कितनी है, -5 फुट 5 इंच, नहीं कह सकते ना। तो वही बात है कि ये जो मॉड्यूलस का साइन है यदि किसी वेक्टर के दोनों तरफ लग जाता है तो ये देता है वेक्टर की लेंथ, है ना। तो ये क्या देता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ एक बार, आपको बिल्कुल फंडामेंटल से बता रहा हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ लग रहा होगा कि रिपीटेटिव लग रही होगी, मगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सब नहीं पता होता है, क्योंकि उन्होंने 11th क्लास में वेक्टर्स को या 12th में भी बुक के अंदर जो थ्योरी होती है वो लोग नहीं पढ़ते हैं। दे स्टार्ट डायरेक्टली सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होना जरूरी है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नीट्यूड ना, लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ और मैग्नीट्यूड। ध्यान देना बच्चों, इन छोटे छोटे वर्ड्स को बताना ही मेरा पर्पज़ है। मैग्नीट्यूड बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी या लेंथ ऑफ ए बी, है ना, एक ही बात है। आपसे कोई बोलता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर या व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वेक्टर, दोनों एक ही बात है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, मॉडुलस साइन के अंदर वेक्टर का नाम और उसकी पहचान। ठीक है जी, इसको खाली आर भी लिख सकते हैं। यदि इसका नाम आर वेक्टर है तो सिर्फ आर लिखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट ये चीज़ सेम हो गई, दोनों एक ही बात है। आर लिखो या आर वेक्टर लिख के मॉड लगा दो, इसको ध्यान रखना। ठीक है जी, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब एक और चीज़, यदि ये इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट बी है तो इसी वेक्टर को लिखने का एक तरीका ये भी है कि मैं इसको ए बी लिखूंगा। ए पहले क्यों आया, क्योंकि ए हमारा इनिशियल पॉइंट है और बी टर्मिनल पॉइंट है, इसलिए बी बाद में आ गया। इसके ऊपर लगा दूंगा एक वेक्टर की पहचान, यानी छोटा सा एरो। तो ये बन गया, ये इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज सेम एज आर वेक्टर, क्योंकि इसका नाम आर है, ऊपर वेक्टर की पहचान है। ए बी वेक्टर इज सेम एज आर वेक्टर। तो इस हिसाब से फिर मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर क्या करेगा, वेक्टर की लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़। ठीक है, तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर या मॉड ऑफ आर वेक्टर या स्मॉल आर, ये सब चीज़ें इक्वली क्या रिप्रेजेंट करती हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी, तो अभी हम समझ गए कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या होता है और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है ना। कुछ लोग इसको हेड भी बोलते हैं, जैसे मैं लिखा हुआ ऑलरेडी, जो एरो वाला पॉइंट होता है ना उसको हेड भी बोलते हैं, और इस तरीके से इसको टेल भी बोलते हैं। किसी किसी बुक में आपको ये टेल मिलेगा और ये मिलेगा क्या, हेड। ठीक है जी, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, और इस तरीके से आप वेक्टर। तो दिस इज शॉर्ट लेक्चर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, अब उस डेफिनेशन की बात करते हैं जो सीबीएसई की बुक कहती है कि वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो इस एरो के थ्रू आपको एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है, इसकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड दिखा रही है वेक्टर का, और डायरेक्शन कैसे मालूम चल रहा है, ए से बी तक एक स्ट्रेट लाइन पॉइंटिंग एन एरो, तो एक डायरेक्शन भी दिखा रहा है। आप कभी जैसे रोड पे जाते हो तो एरो बना रहता है ना, कि सपोज करो किसी को गांधी पार्क जाना है तो गांधी पार्क का एरो बना होगा, तो एरो से आपको समझ में आता है कि वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। तो वो उसी तरीके से ये एरो एक डायरेक्शन इंडिकेट करने वाला, और इस एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इस चीज़ के अंदर शामिल हो गया, इसीलिए वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होता है। और उसको लिखते कैसे हैं, या तो इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट और ऊपर एक एरो, या फिर वेक्टर का प्रॉपर नाम देके उसके ऊपर एरो। तो ये अच्छा, ये चीज़ क्या कैरी करती है, जो आर है खाली स्मॉल आर विदाउट एरो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और यदि ऊपर एरो लग गया तो पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट करती है। ठीक है बच्चों हम लोग अभी ये तो समझ गए कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं वेक्टर्स के, जैसे कि वेलोसिटी है ना, फिजिक्स में होता है आपके वेलोसिटी, और एक होता है स्पीड। तो स्पीड का मतलब क्या होता है कि कितनी डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम ट्रेवल हो रही है। ठीक है, तो स्पीड बेसिकली मैग्नीट्यूड दिखाती है, और जैसे हम बोलते हैं वेलोसिटी तो उसका मतलब हो गया मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में मूवमेंट है। यदि डायरेक्शन भी आ गया तो वो वेलोसिटी बन गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए कार में बैठे हुए हैं, तो कार का जो स्पीडोमीटर है वो दिखाता है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये 40 किलोमीटर पर आवर की जो रीडिंग है वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है जी, इसको बोलते हैं स्पीड।
और आप बोलते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर एंड सम डायरेक्शन, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो आपने डायरेक्शन भी बता दी कि गाड़ी किस डायरेक्शन में जा रही है और स्पीड भी बता दी कि 40 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है, तो ये बन गई वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा ध्यान रखो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए, तो वो बन जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए वेलोसिटी होती है क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड होती है स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली फिजिक्स में आपके फोर्स, ठीक है, मोमेंटम और जैसे डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। और स्केलर के एग्जांपल क्या होंगे, एनर्जी, राइट, और डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल हैं। ठीक है, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोजीशन वेक्टर। इस टॉपिक के थ्रू बच्चों हम लोग और भी कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, जैसे कि यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी, और उसके साथ साथ हम लोग कवर कर लेंगे बच्चों इसमें डायरेक्शन कोसाइंस, जो कि बहुत ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है, चलिए, तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करता है। ठीक है, इस वेक्टर को ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में बनाया जाता है और ये किसी वेक्टर की 3D में पोजीशन बताता है। मान लीजिए हम एक 2D 3D प्लेन बनाते हैं ना, क्योंकि अब हमें 3D में काम करना है। एक 3D प्लेन बनाते हैं बच्चों, देखिए ये मैंने बनाई एक एक्सिस, ठीक है जी, 3 एक्सिस चाहिए मुझे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है जी, कैसी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तो 3 एक्सिस बनाई मैंने, दीज 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इसको मान लेते हैं y एक्सिस, इसको मान लेते हैं z एक्सिस, और ये हमारी हो गई x एक्सिस। ठीक है जी, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गई। इनमें x, y और z का जो म्यूचुअल ओरिएंटेशन होता है उसको राइट हैंडेड ट्राइड रूल से निकाला जाता है। यानी कि आप यदि x एक्सिस में अपने राइट हैंड की हमेशा ना राइट हैंड की फिंगर्स को x एक्सिस के अलॉन्ग रखेंगे और y एक्सिस की तरफ कर्ल करेंगे, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव z एक्सिस। जब मैं डायरेक्शन बोलता हूं तो बच्चों मतलब मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन से ही है। जब मैं बोलता हूं x एक्सिस की डायरेक्शन, तो व्हाट आई मीन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। एंड तो दिस थंब रूल विच इज कॉल्ड द राइट हैंड ट्राइड रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी x, y और z की म्यूचुअल ओरिएंटेशन में आप लोग कंफ्यूज हो तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं समझना किसी पोजीशन वेक्टर की किसी पॉइंट को किस तरीके से पोजीशन वेक्टर से हम डिनोट करते हैं। ये ऑरिजिन है, इसको O से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, O मतलब ऑरिजिन। ये कोई पॉइंट है P, तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन टू द लोकेशन ऑफ दैट पॉइंट such that origin is the initial point and that point is the terminal point। ठीक है जी, तो एक ऐसा वेक्टर जो origin से शुरू होता है और उस पॉइंट पर टर्मिनेट होता है। उस पॉइंट का, यहां पर हमने पॉइंट को P मान लिया है, P उसको नाम दे दिया है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बच्चों इसमें ऑरिजिन की बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन एक रेफरेंस से काम करता है। रेफरेंस, जैसे कि आप कोई भी एड्रेस किसी को बताते हो तो क्या एक रेफरेंस देते हो ना, लैंडमार्क, तो उस लैंडमार्क के थ्रू वो आइडिया लगा लेता है कि कहाँ जाना है। तो ठीक उसी तरीके से ये ऑरिजिन हमारा एक लैंडमार्क का काम करता है। लैंडमार्क क्या लोकेशन होती है कि जिसको आप भी जानते हैं और जो आपके एड्रेस को नहीं जानता है वो भी उस लैंडमार्क को जानता है। तो लैंडमार्क इज द कॉमन रेफरेंस विच वी एंड अदर एवरीबडी नोज। ठीक उसी तरीके से ऑरिजिन अवर लैंडमार्क, ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में आप उस पोजीशन को स्पेसिफाई करते हो। ठीक है जी, अगली चीज देखते हैं। अब मान लीजिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x, y और z। ठीक है जी, यदि इसके कोऑर्डिनेट x, y और z होते हैं तो इस OP वेक्टर की लेंथ क्या होगी? देखिए बच्चों, इस OP वेक्टर की लेंथ, OP वेक्टर की लेंथ को मैंने बताया था अभी, क्या करते हैं, वेक्टर बना के उसके आगे पीछे बार लगा देते हैं, विच इज द साइन फॉर मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये लेंथ होगी बच्चों अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर।
कहाँ से आया ये फॉर्मूला? याद कीजिए क्लास 11th में हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है जी। 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते थे डिस्टेंस? मान लीजिए 2 पॉइंट्स है मेरे पास, एक पॉइंट है x1 y1 z1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ठीक है बच्चों। जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी क्लास में वेक्टर समझने के लिए कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं भी पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। मान लीजिए 2 पॉइंट हैं और उनके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। तो इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों होता है डिस्टेंस d इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर, ठीक है जी। यहां पर एक पॉइंट है ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स बच्चों क्या होते हैं? 0 0 एंड 0, ठीक है जी। और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं? x y एंड z। तो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर, z माइनस 0 का स्क्वायर हो गया क्या? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डिस्टेंस OP मुझे क्या मिल गई? अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो किसी भी पोजीशन वेक्टर की लेंथ आप निकाल सकते हो। अच्छा, एक चीज और, जनरली पोजीशन वेक्टर को r से डिनोट किया जाता है ना। तो अब वेक्टर को कैसे करते हैं हम? वेक्टर के ऊपर एक एरो बना के, तो r वेक्टर, तो OP वेक्टर जैसे हमने इसकी लेंथ ली है बच्चों, तो दिस इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर। तो ये चीज आप याद रखेंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की लेंथ निकालना आपको आ गई यदि कोऑर्डिनेट उसके दिए हों तो, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा पॉइंट है PQR, तो उसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी? O से उस पॉइंट तक की, O को इनिशियल पॉइंट और किसी भी पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट मान के एक खींचा हुआ वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब बच्चों एक चीज और होती है कि इस वेक्टर को, ये जो r वेक्टर हमने लिया है, इस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर के टर्म में भी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर के टर्म में कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये i कैप, j कैप और k कैप क्या है? i कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यानी x एक्सिस के अलोंग यूनिट लेंथ का, यानी वन लेंथ का, है ना, एक वेक्टर i कैप कहलाएगा। देखिए इसकी लेंथ कितनी है? 1 यूनिट, इसको बोलते हैं i कैप। सिमिलरली y डायरेक्शन में यूनिट लेंथ का, यानी ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0, 1, 0। सिमिलरली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों? 1, 0, 0। तो ये वेक्टर जो है ऑरिजिन से इस पॉइंट तक का वेक्टर j वेक्टर कहलाता है। यानी यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती है, दैट्स ऑल, ठीक है जी। और x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर को हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है i कैप। एक और चीज, वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम ऊपर एक एरो बनाते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम ऊपर एक कैप बनाते हैं। दिस इज स्पेशलिटी फॉर दी ऑल द यूनिट वेक्टर्स। आप कोई भी यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो उसके ऊपर एक कैप लगा देंगे, ठीक है जी। तो i कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द x डायरेक्शन, j कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द y डायरेक्शन एंड k कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द z डायरेक्शन, ये, ठीक है बच्चों। ये हो गया k कैप।